नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब 5 बज गए हैं शाम के। चुनाव प्रचार पर अब रोक लग गई है। लोकसभा की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तमिलनाडु वो राज्य है जहां इस बार बीजेपी ने अपने साउथ पुश के तहत काफी जोर लगाया है। बीजेपी का सदर्न पुश इस दफा फोकस रहा है और इसके अलावा राजस्थान की 12 सीटें जिन पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सभी 25 सीटें एनडीए के पास हैं और इस लिहाज से अपना गढ़ बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। पहले चरण में जो बाकी राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, बिहार की 4, असम की 5, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1 और सिक्किम की 1 सीट है। त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है पहले फेज में और उत्तराखंड की 5 सीटों पर। पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट इसमें शामिल है। और पहले चरण के जो वोटिंग है उसमें जो बड़े लोग, जो दिग्गज हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, उसमें है नितिन गडकरी नागपुर से, किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम से चुनाव मैदान में है पहले ही राउंड में, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, गया से जितन राम मांझी, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जोरहाट से गौरव गोगोई, कैराना से इकरा, मुनव्वर हसन, लक्षद्वीप से मोहम्मद फैजल, नगीना से चंद्रशेखर आजाद, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सहारनपुर से इमरान मसूद, शिवगंगा से कार्ति चिदम्बरम, थुथुकोडी से कनिमोई करुणानिधि और त्रिपुरा पश्चिम से बिप्लब देव। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं नेशनल एडिटर न्यूज मनीष कुमार, बिहार से जुड़ रहे हैं पटना से। इसके साथ ही नेहाल किदवई मौजूद हैं दक्षिण भारत का हाल बताने के लिए। सुशांत पारेख हैं जयपुर से। रणवीर सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। साउथ पुश जो है वो बहुत अहम है इस बार। तो नेहाल, साउथ पुश से शुरू करते हैं। तमिलनाडु की सभी सीटों पर पहले फेज में ही वोटिंग है, वहां का हाल, मुद्दे क्या रहे? बीजेपी का बहुत ज्यादा पुश रहा है इस दफा वहां पे। बहुत लंबे अरसे के बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा वक्त दक्षिण में बिताया है और उसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। उनका जो इस बार लक्ष्य है कि देखिए तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं उसमें से ज़्यादा सीटें जीतना। और इस बार हम देख रहे हैं कि 3 सीट ऐसी है जहां तमिलनाडु काफ़ी मजबूत दिख रही है। जैसे आप ले लीजिए तिरुनेलवेली, उसके बाद कोयम्बटूर से अन्नामलाई खुद है जो कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, और कन्याकुमारी से पोन राधाकृष्णन। हालांकि पोन राधाकृष्णन पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से अन्नामलाई जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी में जान फूंकने की वहां तमिलनाडु में कोशिश की है, उससे प्रधानमंत्री भी काफ़ी खुश थे। सारी रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी और वो भीड़ खुद भी आ रही थी वहाँ पे। और ऐसे में बीजेपी के जो भी शीर्ष नेता वहाँ गए सब काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वो आप देखिए 1967-68 से जो वहाँ राजनीति रही है वो उत्तर भारतीयों के विरोध में, हिंदी भाषा के विरोध में रही है। और ऐसे में अगर उत्तर भारतीय पार्टी के लिए इतना ज़्यादा वहाँ पर अगर समर्थन है तो इस बार बीजेपी की उम्मीद बढ़ी है कि वहाँ कुछ सीटें वो ज़रूर जीत पाएगी। जब 2019 में चुनाव हुए थे तो देखिए 39 सीटें हैं वहाँ पर और 39 में से 38 सीटें डीएमके ने जीती थी, 1 सीट एआईएडीएमके को मिली थी। डीएमके का जो गठबंधन है, मेरा कहने का यह मतलब है, अब पुडुचेरी को अगर ले ले तो वहाँ 1 ही सीट है वो कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन इस बार हालात बदलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि जो पहले चरण में सिर्फ तमिलनाडु में ही दक्षिण में चुनाव है तो ऐसे में कानून व्यवस्था वहां पर बनी रहेगी और इसके लिए सेंट्रल फोर्सेस की बहुत बड़ी तैनाती वहां पर की गई है इस बार। जी। और बिहार की बात करें मनीष, तो बिहार की 4 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग है। ये 4 सीटें कौन हैं? आरजेडी की जो प्रॉमिसेस थे मैनिफेस्टो में वो अग्निवीर योजना को लेकर थे, फ्री बिजली को लेकर थे, नौकरी को लेकर थे। तो ये जो कैंपेन रहा फर्स्ट फेज, इसके लिए मनीष इसका हाईलाइट क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले आपको समझना होगा ये जो 4 सीटें हैं पिछले 2 लोकसभा क्षेत्र चुनाव से एनडीए इन चारों सीटों पर चुनाव जीतती आई है
और इस बार एनडीए ने, उसके अलग अलग घटक दलों ने, जैसे हिंदुस्तान अवामी मोर्चा गया की सीट जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पिछले बार जेडीयू के कैंडिडेट जीता था, 2014 में बीजेपी का जीता था, तो इस बार भी नए उम्मीदवार हैं। नवादा की सीट पर भी नए उम्मीदवार विवेक ठाकुर को बीजेपी ने फील्ड किया है। पहली बार बीजेपी जो है, पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी। जमुई में चिराग पासवान की जगह उनके बहनोई अरुण भारती हैं, और साथ ही साथ औरंगाबाद की सीट पर, एकमात्र औरंगाबाद की सीट है जहां पर पिछले 2 बार के जो विजेता उम्मीदवार हैं सुशील सिंह, वो इस बार भी मैदान में है। लेकिन जो बात जो बदली है, पूरा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही पूरा जो प्रचार था वो केंद्रित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन जिन 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 3 लोकसभा सीट पर वो खुद प्रचार करने आए, जो कि आप कह सकते हैं कि 75% सीटों पर, जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से आरजेडी महागठबंधन के द्वारा इस चुनाव को स्थानीय रखने की कोशिश की गई, स्थानीय मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की गई, और उन्होंने माई से ज्यादा औरंगाबाद की सीट पर एक कुशवाहा को उतारा है। गया की सीट जो परंपरागत मांझी जाति के लिए मानी जाती थी, वहां से पासवान कुमार सरबजीत को उतारा है। वैसे ही अर्चना रविदास को जमुई में उतारा है, और साथ ही साथ नवादा में अपनी पार्टी में विद्रोह के बावजूद वहां पर एक कुशवाहा जाति के श्रवण कुशवाहा को पार्टी ने उम्मीदवार देकर, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा दांव खेला है। लेकिन ये कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने कामयाब होगा, ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चल पाएगा। नगमा। बिल्कुल। और राजस्थान की 12 सीटें जिन पर चुनाव होने फर्स्ट फेज में, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी सभी 25 सीटें एनडीए के पास हैं, तो गढ़ बनाए रखना भी एक चुनौती है। रणवीर, जैसा मनीष भी बता रहे थे कि बिहार में कास्ट इक्वेशंस को नजर में रखा गया, और सभी जगह सभी लोग ये जैसे बात कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी है, दूसरी तरफ ये कास्ट इक्वेशंस और ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं, गठबंधन देखा जा रहा है। कहीं कोई मुद्दा भी है इस चुनाव कैंपेन में जिसे लेकर लोग आगे आए हैं? आपको राजस्थान में क्या दिखा इस पहले फेज की कैंपेनिंग में? रणवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हालांकि हाँ बोलिए, अभी सुन रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है। ये 8 सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। इन 8 सीटों में पिछली बार बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव हार गई थी, और वेस्ट यूपी का ये हिस्सा मुस्लिम बहुल हिस्सा माना जाता है। और यहाँ अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो पीलीभीत से पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने इस बार भगवत शरण गंगवार को उतारा है। वहीं चर्चित चेहरों में चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष नगीना से इस बार मैदान में हैं। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में हैं। वहीं कैराना से इकरा हसन चर्चित हैं, उनके भाई विधायक हैं और एक बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार है, वो चुनाव मैदान में है। तो सहारनपुर से विवादित कांग्रेस नेता इमरान मसूद इस बार चुनाव मैदान में फिर से उतरे, और प्रियंका गांधी आज ही वहाँ चुनाव प्रचार करने उतरी थी। अब अगर बात करें मुद्दों की, तो यहाँ जाहिर है कि मुस्लिम आबादी को देखते हुए कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी सीधी लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम जैसा माहौल हो जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में वो कम से कम नहीं दिखाई दिया है। लेकिन जो मुद्दे हैं वो उसमें कई बार विकास का भी मुद्दा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुद्दा होता है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा। तो पीएम और सीएम के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव मैदान में जा रही है, और वही मुख्य है। जल्दी से सुशांत पारेख, राजस्थान का मैं सवाल आपसे पूछ रही थी, इस वक्त आवाज नहीं आ रही थी आपकी, कि राजस्थान में भी 12 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग है। यहां पे पहले दौर की कैंपेन में क्या आपको दिखाई दिया? कुछ इश्यूज हावी लगते हैं, कहीं कुछ कोई समझ में आता है कि क्या यहां मुद्दे लोगों के लिए अहम है? देखिए नगमा, भाजपा कोशिश कर रही है एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने की। पहले चरण की 12 सीटों की अगर बात करें तो मुद्दों के लिहाज से पीएम मोदी के कामकाज पर वोट मांगे जा रहे हैं। राम मंदिर एक बड़ा इशू है, सीए की भी चर्चा हुई है, लेकिन जातिगत जो समीकरण हैं वो कई सारी सीटें ऐसी हैं जो वहाँ पर प्रभावी हैं और जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इतर कहा जा सकता है कि तस्वीर थोड़ी सी अलग है। खासतौर पे अगर बड़े चेहरों की बात करें तो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल थोड़ा कंफर्ट स्थिति में हैं, और भूपेंद्र यादव भी जो हैं अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति भी बेहतर है। लेकिन चूरू जैसी सीट पर
भाजपा के लिए पेच फंस गया है, क्योंकि पिछली बार वहां से जो सांसद थे राहुल कसवां, इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस से चुनावी मैदान में हैं। और इसी तरह से नागौर एक ऐसी सीट जिसकी खूब चर्चा हो रही है, इंडिया गठबंधन से इस बार हनुमान बेनीवाल वहां पर चुनावी मैदान में है। पिछली बार वो एनडीए का हिस्सा थे और सामने जो है वहां पर मिर्धा परिवार से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में है, वो कभी कांग्रेस का हिस्सा रही हैं। तो इस बार कई सारी ऐसी सीटें जहां पर टक्कर है, मुकाबला फंसा हुआ है और जो तमाम सर्वे हैं लगातार बता रहे हैं कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, 25 की 25 सीटें आएंगी। उससे इतर अगर जमीन पर जाएं, लोगों से बात करें तो फिर तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने उतना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। पीएम ने, अमित शाह ने पूरी ताकत राजस्थान में लगाई है, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता एक बार राजस्थान आए, बहुत बड़ा जो है प्रचार उनका नहीं रहा। प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लेकिन कोशिश सबसे ज्यादा अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता करते दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा कि सुशांत के 25 सीटें हैं, चुनौती है एनडीए के पास कि अपनी वो गढ़ बचाए रखे, लेकिन पूरी मजबूती से वो फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के खेमा जो है वो ताकत नहीं इसमें झोंक पाया। धन्यवाद आपका नेहाल, सुशांत, रणवीर, मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन 4 राज्यों की बात करने के लिए हमारे साथ इस समय संजय सिंह हैं, कंसल्टिंग एडिटर IANS, और राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। राजेंद्र जी, हमने अपने सहयोगियों से 4 राज्यों की बात की है, 12 तो राजस्थान में है, तमिलनाडु की तमाम 39 सीटों पर चुनाव है, लेकिन उसके अलावा बिहार है, आप देखिए 4 वहां पर सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 8 हैं। अब क्या इस चुनाव में जो पहला दौर अभी है उसमें कैंपेन की बात करें तो कैंपेन में कोई ऐसे मुद्दे हावी नहीं सिवाय इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी, या जमीनी हालात कुछ और भी दिखते हैं? क्या कुछ इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं? कैसा रहा ये कैंपेन अभी तक? देखिए, कैंपेन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो मोदी का चेहरा है और मोदी के नाम पर ही पूरा कैंपेन उन्होंने फोकस रखा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने इश्यूज पर कैंपेन फोकस रखा है। वो बेरोजगारी का मसला है, वो किसानों का मसला है, वो महंगाई का मसला है, इस तरह के ढेर सारे, और इन्हीं पर आखिर तक आज भी इसी पर उनका कैंपेन, जहां भी ये थी प्रियंका थी या जो लोग आज कैंपेन में हैं, आज भी उनका फोकस इन्हीं मसलों पे रहा है। और मोटे तौर पर यह देखा जाए तो 102 सीटों में इसमें दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन का 2019 के हिसाब से देखें तो 50 सीटें थी एनडीए के पास और 48 सीटें थी इंडिया गठबंधन के पास। तो एक तरह से बराबर के उस पर है। अब जरूरत इस बात की, भाजपा के लिए चुनौती ये है क्या वो इस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। जैसा आपके रिपोर्टर्स से हमने सुना कि तमिलनाडु का मामला, इसमें से 40 सीटें, 39 तमिलनाडु की, 1 पुडुचेरी, तो 40 सीटें साउथ से आ रही हैं और उन 40 सीटों में पिछली बार एनडीए 0 थी। इस बार बहुत कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही है। प्रधानमंत्री जी कई बार गए, कोयम्बटूर की सीट, चेन्नई की एक सीट, कन्याकुमारी, इन 3-4 सीटों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि ये सीटें वो लोग निकालेंगे। लेकिन दरअसल बहुत दिनों के बाद तमिलनाडु में स्थितियां बदली हैं कि जो आमने सामने की लड़ाई होती थी, दो लोग होते थे, एआईडीएमके का गठबंधन और डीएमके का गठबंधन, इस बार 3 गठबंधन हो गए हैं और इसमें डीएमके फायदे में। बात एक कही राजेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। संजय जी, आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? जो 102 सीटों पर अभी हम पहले फेज में देख रहे हैं वोटिंग, उसमें से अगर आप अलग करें, बहुत अच्छी तरह से राजेंद्र जी आंकड़े अलग अलग किए कि देखिए 40 तो ऐसी सीटें जिन पर भाजपा बिल्कुल 0 थी, तो क्या उम्मीद है उसके ऊपर कि जिस तरह का सदन पुश दिखा है, क्या इन लोगों और सीट बढ़ सकती है? पहले अगर आप ओवरऑल देखें तो कांग्रेस और एनडीए जो है उसमें बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 50 और 48 अगर देखें तो, पर कहां से आपको लग रहा है कि इंक्रीज हो सकता है? संजय जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपकी माइक म्यूट है। आई एम सॉरी जी, बोलिए। देखिए 39 तो पिछले बार बीजेपी के लिए वहां पे 0 था। इस बार सदन पुश जो है उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो
एक बीजेपी जिस तरह से अपना कैंपेन करती है, जहां आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई बेस नहीं है। साउथ में अगर आप देखेंगे, कर्नाटक छोड़ करके, कभी आंध्रा में उनको पूरा कंबाइंड आंध्रा में कुछ सीटें आई थी, तेलंगाना में कुछ मिल गया, केरला में उनको ब्रीच करना है फोर्ट्रेस, तमिलनाडु एक मेजर जहां इतनी सीटें आती हैं वहां ब्रीच करना है। इस बार उनका लक्ष्य है कि तमिलनाडु में हम कुछ सीटें जीते और अपना जनाधार बढ़ाएं, एक सर्टेन परसेंटेज पे लेकर के जाएं, क्योंकि आपने कई बार वो देखा है कि बीजेपी एक सर्टेन 10-12% के पोजीशन पे जब पहुंच जाती है, या 1-2 से 5-6 पे भी पहुंची, उसके बाद एक साथ कैटापुल्ट करती है। तो दक्षिण भारत को, तमिलनाडु और केरला को लेकर के उनकी ये फीलिंग या इस तरह से वो काम कर रहे हैं। सर्टेनली कुछ गेन साउथ इंडिया से होगा इस बार। दूसरा चीज ये है कि जो आप कह रही थी कि कैंपेन किस तरह का चला, देखिए इसमें कोई चीज वो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पे है, क्या जनता मोदी लाओ या मोदी हटाओ। मोदी लाओ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत सारे जगह मैंने देखा है कि एक विश्वास है लोगों का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, जो काम 10 साल का हुआ है उस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। आज संयोग से रामनवमी भी था, उसको लेकर के भी मतलब आप कहेंगे कि एक इम्प्रेशन जो फर्स्ट फेज में पोलिंग जा रही है, जो सीटें जा रही हैं, वहां कुछ तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न इंडिया। दूसरी चीज है कि मोदी हटाओ में जो मुद्दे लेकर के आए वो ब्रॉड है, वो कोई सॉल्यूशन नहीं। संविधान खतरे में है, मोदी आएंगे तो अब संविधान खत्म कर देंगे, ये आखिरी बार आप वोट कर रहे हैं, किसान तबाह हो गया है, बेरोजगारी चारों तरफ है। ऑल्टरनेट कोई आपने कोई मॉडल सजेस्ट किया है? कोई मॉडल सजेस्ट नहीं किया है। एकमात्र चीज है कि हम एक्सरे करेंगे, जातिगत जनगणना करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। और राहुल जी कहते हैं दो आत्माओं की लड़ाई है। तो एक चीज देखिए कि आज सुबह में इतना बड़ा राहुल गांधी के और इंडिया गठबंधन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब वो उनका ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कोई ट्रैक्शन ले पाया, ये मैं ओपन छोड़ता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि ये उस समय हो रहा था जिस समय बहुत सारी चीजें लाइव रामनवमी को लेकर के हो चुनाव रही में थी। परसेप्शन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो किस तरह का परसेप्शन या किस तरह का ट्रैक्शन बना पाया है दूसरा खेमा, ये एक बड़ा सवाल है। पर जैसा आप दोनों ने कहा कि साउथ से इस दफा उम्मीद है कि कुछ सीटें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत की है वहाँ पर बीजेपी ने, खास करके प्रधानमंत्री ने अपने ताबड़तोड़ दौरों से। धन्यवाद संजय और राजेंद्र जी, आप दोनों का इस समय इतना ही समय है मेरे पास। तो पहले दौर के चुनाव के लिए कैंपेन, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया है। 19 तारीख को वोटिंग है 102 सीटों के लिए। 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सली मार गिराए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनडीटीवी के पास ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप ये लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ, किस तरह से गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों ने बहुत जाबाजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। गुप्त रूप से एक विशेष इनपुट के आधार पर कांकेर के बिनागोंडा इलाके के जंगलों में बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी का ये बड़ा ऑपरेशन हुआ और ये ऑपरेशन बेहद कामयाब रहा है। एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, एकदम आगे नहीं, आराम से आड़ लेते हुए। लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहां जहां पर उनकी जो ठिकाना है और जहां जहां पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ डीआरजी के अलग अलग टीम्स थे, साथ में बीएसएफ की टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए बिंदास क्रिकेट, कौन है सबसे बड़ा शतकवीर।